ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। वक्त के साथ बदलने से इनकार करता विपक्ष। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यही संकेत करता है कि उन दलों का कोई भविष्य नहीं जो खुद को राष्ट्र हित से नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये आप देखिए, राजनीति की बात हो रही है और हमारे देश में खूब राजनीति होती है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि अगर आपको राजनीति सीखनी है, राजनेता बनना है, तो जरूर आप लोग ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एक तो आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, क्योंकि जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इसे भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, नीचे आप लोग उसका जवाब दीजिए। मजबूत होते घुसपैठियों के मददगार। नए वर्ष के प्रारंभ में कोलकाता से आई खबरों के अनुसार मालदा, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले से घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़कर वापस भेजा गया। अब तब बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया था कि घुसपैठ करने वालों से पूछताछ में पता चला कि ज्यादातर हाउसकीपिंग और मजदूरी के लिए मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जाने की फिराक में थे। बांग्लादेश से केवल बंगाल के रास्ते ही घुसपैठ नहीं होती है। घुसपैठ के रास्ते त्रिपुरा, असम, मेघालय भी है। और पता नहीं अभिनेता सैफ अली खां को चाकू मारकर घायल करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम किस रास्ते भारत में घुसा, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह बांग्लादेशी ही है। वह करीब 6 से 7 माह पहले चोरी छिपे भारत आया था। सैफ अली खां के घर में घुसकर उन पर हमला करने के कुछ दिन पहले तक वह थाने ओबरली में हाउसकीपिंग का काम करता था। इसका मतलब है कि बीएसएफ प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे थे। घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी मजदूरी और हाउसकीपिंग का काम करने के लिए भारत आ रहे हैं, और इन घुसपैठियों में शरीफुल इस्लाम जैसा अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हो सकते हैं, और वे भी जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। ये देखिए, हमारा प्यारा भारत है। ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और कहते हैं कि लाखों करोड़ों में आप देखते हैं कि बाहरी लोग भारत में रह रहे, अवैध रूप से आ जाते हैं। और चिंताजनक केवल यह नहीं है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले फर्जी नाम और पहचान पत्र हासिल कर देश के विभिन्न हिस्सों में और यहां तक कि बंगाल और असम से दूर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद तक में अपना ठिकाना बना लेते हैं। बल्कि यह भी है कि उनकी पहचान और पकड़ मुश्किल से हो पाती है। इससे भी मुश्किल होता है उन्हें वापस भेजना। एक समस्या यह भी है कि ज्यादातर राजनीतिक दल और उनकी राज्य सरकारें अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए लोगों को निकालने की कभी चिंता नहीं करती हैं। उल्टे वे हर ऐसी कोशिश का विरोध करती हैं। पता नहीं क्यों अधिकांश राजनीतिक दल यह मान बैठे हैं कि यदि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने की पहल की गई तो भारत के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। तभी अभी जब दिल्ली में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान का अभियान चला तो कई दलों ने किंतु परंतु के साथ यह कहने की कोशिश की कि यह केवल चुनावी स्टैंड है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है ना, 70 सीटों के लिए। यह तय मानिए कि यदि सैफ अली खां पर हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से बांग्लादेशियों को निकालने की पहल की जाती है तो उसका किसी न किसी बहाने विरोध होगा। यह इसके बाद भी होगा। मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों की अच्छी खासी संख्या होने का अंदेशा है। सैफ अली खां का हमलावर मुंबई में बर्ली के जिस इलाके में रहता है, वहां के लोगों की शिकायत है कि उनके यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और वे उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कुछ दिनों पहले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक रैली भी निकाली थी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के अभियान की सफलता के बारे में कुछ कहना कठिन है, क्योंकि आप देखिए, दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे अभियान कई बार चलाए गए हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात बाला ही रहा। ऐसा नतीजा इसलिए रहा क्योंकि आप देखिए, अवैध बांग्लादेशियों को निकालना ना तो राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बन पाया और ना ही राष्ट्रहित का विषय। 1998 में जब केंद्र सरकार में वाजपेयी सरकार थी और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की, तो महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान छेड़ा था।
इस अभियान पर बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने यह कहते हुए आसमान सिर पर उठा लिया था कि बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाल के लोगों को मुंबई से बाहर किया जा रहा है। उस समय यानी आज से 27 वर्ष पहले विभिन्न स्रोतों के आधार पर यह बताया जा रहा था कि देश में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। आज उनकी संख्या कितनी होगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ तो तभी कभी थमा ही नहीं। और जो पता है वह यह है कि उन्होंने बंगाल और असम के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगाड़ दिया और इन राज्यों के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में आ गए। साफ है कि बांग्लादेश से घुसपैठ केवल सामाजिक ताने बाने को ही छिन्न भिन्न करने वाली नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालने वाली है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि आसानी से पैसे दे दिला के क्या हो जाता है, आप देखते हैं कागजात भी बन जाते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि भाजपा सरकार की ओर से प्रायः यह कहा जाता है कि वे अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान चलाएंगे। ये आप देखिए सत्ता में आने से पहले भी 2014 से पहले से भी कहता आ रहे हैं और असम की बात होती आ रही, लेकिन अभी तक क्या हुआ? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई अभियान कायदे से चला ही नहीं है। आधे अधूरे मन से ऐसा अभियान चलाने का नतीजा यह होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उनकी घुसपैठ कराने और उन्हें फर्जी पहचान पत्र से लैस करने वालों का दुस्साहस बढ़ता है। और वे आप देखते हैं कि क्या, ये आप देखें वे पहले से ज़्यादा संगठित और सतर्क होकर यह काम करते हैं। यह एक सच है कि शरीफुल इस्लाम फर्जी पहचान पत्र से विजय दास बनने और मुंबई में एक बार चोरी के कारण काम से निकालने जाने के बाद भी फिर से काम पाने में सफल रहा। इसका मतलब है कि वह तंत्र कहीं मजबूत है जो घुसपैठ को लाने, उन्हें छिपाने व काम देने का कार्य कर रहा है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। कुछ समय पहले दिल्ली में आपने देखा होगा इस तरह का पूरा गिरोह जो इस तरह के लोगों को लाता था और फर्जी आप देखते हैं कि कागजात बनवा देता था, पकड़ा गया था ना। संगीत की सामर्थ्य ऊर्जा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिए। कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहद शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात स्वरों में बंधा नहीं होता है, संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। यदि आप महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा की सरसराहट तक हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है तो इसे अनुभूत करने की संगीत प्रवृत्ति का अनुपम वरदान है। यह न सीमाओं में कैद होता है और न ही भाषा विशेष में बनता है। भले ही हर देश में भारी विविधताएं हों, लेकिन संगीत में सभी सात सुर एक जैसे होते हैं और लय ताल भी एक जैसे होते हैं। संगीत प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के लिए अलग मायने रखता है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है, तो कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए भी आप देखिए, प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। संगीत मन को प्रसन्न करने की अद्भुत शक्ति होती है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है, बेवजह एक दूसरे से उलझन नहीं उलझ रही बातों को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। विभिन्न शोध कहते हैं कि घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक एवं कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। भारत में संगीत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। शास्त्रीय संगीत यहाँ आदिकाल से विद्यमान है। संगीत के आदि स्रोत भगवान शंकर माने गए हैं। उनके डमरू तथा श्री कृष्ण की बांसुरी से संगीत के सुर निकले हैं। माना जाता है कि संगीत की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और ब्रह्मा जी ने ज्ञान की देवी सरस्वती को संगीत की सीख दी। माँ सरस्वती के कर कमलों में बीना की उपस्थिति से संगीत की महानता की कहानी स्वयं ही कह जाती है। सूरदास की पदावली से लेकर तुलसीदास की चौपाई और मीरा के भजन में संगीत ही तो समाहित है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा भैया। ट्रंप की रीति नीति, अब अमेरिका के आप देखते हैं कि नए राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जैसा प्रत्याशित था वैसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही धड़ाधड़ के फैसले लेने शुरू कर दिए, जिनका वह चुनाव प्रचार के दौरान उल्लेख भी किया करते थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनेक फैसलों को पलटकर केवल यही नहीं रेखांकित किया कि उनके नेतृत्व में अब अमेरिका में हर स्तर पर व्यापक परिवर्तन होंगे, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि उनकी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी गहराई से प्रभावित करेंगी। इसकी पुष्टि इससे होती कि उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी नाता तोड़ने का फैसला किया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कहाँ? जेनेवा में। आने वाले दिनों में व्यापार और कूटनीति से जुड़े उनके कुछ और फैसले विश्व पर असर डाल सकते हैं।
समस्या केवल यह नहीं कि इसके चलते कई देशों को अपनी प्राथमिकताएं बदलने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, बल्कि यह भी है कि विश्व समुदाय कई कठिनाइयों से भी घिर सकता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने से जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों को धक्का लगेगा। यह ध्यान रहे कि विकसित देशों के रवैये के चलते पहले ही वैसे प्रयास नहीं हो पा रहे हैं जैसे आवश्यक हो चुके हैं। यह विचित्र है कि जब खुद अमेरिका जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना कर रहा है और कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग इसका संकेत भी है, तब ट्रंप जलवायु परिवर्तन को कोई समस्या ही नहीं मान रहे हैं। यह सामने खड़े खतरे से मुंह मोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। ट्रंप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये से शिकायत हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उससे अलग हो जाए और इससे तो इस संस्था में सुधार की संभावना ही खत्म हो जाएगी। उचित तो यह होता कि ट्रंप वैश्विक संस्थाओं में सुधार के काम में काम बटाते और इससे विश्व का भी भला होता और अमेरिका का भी। यदि ट्रंप मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका के हित अंतर्राष्ट्रीय हितों से सर्वथा अलग हैं, तो यह उनकी भूल है। आर्थिक और सैनिक दृष्टि से ताकतवर देश होने के कारण अमेरिका विश्व पर सबसे अधिक असर रखता है, लेकिन इस नाते उसे वैश्विक हितों के प्रति कहीं अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। यदि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ माहौल बनेगा। विश्व के अनेक प्रमुख देश अमेरिका का सामना करने और उसका प्रभाव कम करने के लिए गोलबंद हो सकते हैं और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि आज अमेरिका की वैसी हैसियत नहीं रह गई जैसी कि 1-2 दशक पहले होती थी। भारत को ट्रंप के प्रतिकूल साबित होने वाली नीतियों के प्रति सतर्क रहना होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए भैया, आंसर राइटिंग आपको करनी है, निबंध आपको लिखना है, तो आप समझिए इंटरव्यू आपको देना है तो थोड़ी आपकी भी सोच कुछ होनी चाहिए। आप भी सोच रखा करिएगा, सोचा करिएगा। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन। सहकारी दुग्ध समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने की मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय की इस मायने में सराहना करनी होगी कि यह दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन का योगदान 5% है। यह ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ बनाए रखने में सहायक है। हालांकि मध्य प्रदेश 9% हिस्से के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, लेकिन पढ़ लिख कर शिक्षित हो रहे नई पीढ़ी पशुपालन के प्रति आज रुचि रखती है और उसका रुझान नौकरी की ओर ज्यादा होने से स्वाभाविक तौर पर धीरे धीरे पशुपालन का घरेलू व्यवसाय कम होता जा रहा है। ऐसे में दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक प्रोत्साहन घरेलू स्तर पर इस व्यवसाय के प्रति किसानों और उनके परिवारों को प्रेरित करेगा। बेशक डेयरियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, लेकिन घरेलू स्तर पर इस व्यवसाय के होने से स्वरोजगार के माध्यम भी बनते हैं। खासतौर पर महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त होता है। ऐसे में यह व्यवसाय उनके सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी कारगर भूमिका निभाता है। चूंकि दूध सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना गया है, इसमें कई लोगों से लड़ने की क्षमता होती है, किंतु अभी भी आवश्यकता की अपेक्षा देश में दूध का उत्पादन कम हो रहा है। नतीजतन बाजार में मिलावटी दूध बेचा जाता है और उसके सेवन से लोग अस्वस्थ होते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का बल अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर है। दूध उत्पादन को प्रोत्साहन राशि मिलने से गौ संरक्षण भी होगा, जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और कहते हैं, कई लोग कह रहे थे, बोले भैया जी अब वही दूध शुद्ध खा पा रहा है, शुद्ध घी वही खा पा रहा है जिसके बोले अपने पास पशुपालन है, जिसके पास अपनी गाय भैंस है। बोले बाकी तो बोले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलावट हर कोई कर ही देता है। तो ये हकीकत है। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान है। जलवायु परिवर्तन की चपेट में श्रमिक। तो जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि श्रमिकों के रोजगार, कार्यक्षमता, कार्यावधि, उत्पादकता, स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती है। निम्न पर्यावरणीय दशाओं में कार्य करने को विवश श्रमिक स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन की हानि के रूप में बड़ी कीमत चुकाता है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण जब लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते, वैसी स्थिति में भी श्रमिक रोजगार के लिए दर दर भटकने को विवश होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होने वाले श्रमिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में आप देखिए कुल कामकाजी घंटों का 3.8% तक जलवायु प्रेरित उच्च तापमान के कारण नष्ट हो सकता है। यह 13.6 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2400 अरब डॉलर की चपत लग सकती है। तापमान में वृद्धि कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में श्रमिक अपेक्षाकृत कम काम कर पाते हैं।
क्योंकि गर्मी की मार से बचने के लिए बार बार विराम लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। भीषण गर्मी श्रमिकों में थकावट, लू और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। वहीं आप देखते हैं पराबैंगनी किरणों के लगातार संपर्क में रहने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर कार्य उत्पादकता धीमी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि 33 से 34 डिग्री सेल्सियस पर उन नौकरियों में उत्पादकता का स्तर आधा हो सकता है जिससे शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को वायु प्रदूषण के बढ़ने से श्वसन संबंधी विकारों का सामना भी करना पड़ता है। धूल, धुएं और प्रदूषण वाले इलाकों में निरंतर काम करने से उनके अस्थमा व अन्य बीमारियां घर करती हैं। वहीं तीव्र वर्षा और हाड़ कांपने वाली सर्दी के दिनों में भी आप देखते हैं कि श्रमिकों को कार्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं के कारण श्रमिकों का रोजगार छिन जाना और पलायन की बेबसी भी एक बड़ी आर्थिक विपदा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। बहरहाल निम्न पर्यावरणीय स्थिति श्रमिकों की कार्य क्षमता को प्रभाव को कम करती है। इस प्रक्रिया से उत्पादन और क्रमशः आर्थिक विकास प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन कई बार निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के लिए काल बन जाता है। पर्यावरण की रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे रोजगार की रक्षा करना, गरीबों से लड़ना आसान हो जा सकता है। इससे श्रमिकों को कार्य करने की बेहतर परिस्थिति प्रदान की जा सकती है। श्रमिकों से संतोषजनक काम लेने के लिए जरूरी है कि उन्हें बेहतर पर्यावरणीय माहौल उपलब्ध कराया जाए। अच्छा कॉलम लिखा जाए, देख रहे हैं, अच्छी आर्टिकल है। तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन के जो नुकसान है श्रमिकों पर, उनके बारे में बताया गया। ये आंकड़े नोट कर लिया करिएगा और जिस संस्था के द्वारा वो आंकड़े बताए जाते हैं उस संस्था का नाम का उल्लेख कर दिया करिएगा, तो आपका आंसर, आपका निबंध और मजबूत रहेगा, एक तरह से प्रभावशाली रहेगा। और प्रभावशाली रहेगा तो भैया उतने ही नंबर मिलेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर देख लिया करिएगा। देखिए जो काम के रहते हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, तो परेशान नहीं होना है आपको। आजकल आप लोग जहां भी देख रहे होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, AI की बात हो रही है। क्या है आखिर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी तर्क शक्ति और स्वायत्त निर्णय लेने जैसी क्षमताएं प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। मानवीय बुद्धिमत्ता से होड़ लेती AI। चलिए तो इसे भी देख लेते हैं, अच्छा लिखा गया है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डीप फेक के खतरे को लेकर भविष्य के लिए जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष अहम है। योग निर्माण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो हम फोटोग्राफी, मूक और सवाक चलचित्र के बाद छवि भ्रम के एक ऐसे दौर में है जिसने वास्तविक एक्चुअल और आभासी वर्चुअल के अंतर को तकरीबन पाट दिया है। फैक्ट चेक से जुड़े नए एप्लीकेशन और सर्च इंजन इस अंतर की शिनाख्त तो जरूर कर पा रहे हैं, पर वे भी इस पर विराम लगाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ आज यह कह रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एटम बम से भी खतरनाक है। आप देखते हैं कि एक तरह से पहचान ही नहीं सकते हैं कि असली कौन है, AI से कौन बनाया गया। परिवर्तन और आशंका की इस भयावह स्थिति को समझने के लिए हम 15 साल पीछे लौटना होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि अरब स्प्रिंग की, या मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में 2010 से शुरू हुए विद्रोह का एक श्रृंखला थी और इसे अरब जागृति या अरब विद्रोह भी कहा गया। इंटरनेट संवाद की ताकत से उभरे इस आंदोलन की शुरुआत ट्यूनीशिया में हुई। यह आंदोलन धीरे धीरे लीबिया, मिस्र, लेबनान, मोरक्को जैसे देशों में फैल गया। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने शिरकत की और निरंकुश शासन को पलट दिया, पर बदलाव का यह आवेग परिवर्तन का कोई स्थायी चरित्र नहीं बन पाया। आज की तारीख में इस आंदोलन के कई विरोधाभासी नतीजे देखे जा रहे हैं। सरकारी निरंकुशता, कलह और अशांति से जुड़ी नई स्थितियों का सामना आज इन तमाम मुल्कों में लोग कर रहे हैं। बदलाव की बड़ी आकांक्षा के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम से अभी दुनिया कुछ सीखती है और उससे पहले ही इंटरनेट की दुनिया नए चमत्कारों को लेकर सामने आ गई और इससे तकनीक और मनुष्य की चेतना के बीच का द्वंद्व प्रमुख है। बीते एक इंस्टाग्राम पोस्ट को 5 करोड़ से ज्यादा बार शेयर किया गया। AI से बनी उस तस्वीर में विस्थापित फलस्तीनी शिविरों को दिखाया गया था और इसके बीच में नारा लिखा था, ऑल आइज ऑन रफा। गौरतलब है कि 2024 में मई में दक्षिणी गाजा के रफा शहर में फलस्तीनी शिविरों पर इजरायली हमले हुए और उस हमले में कम से कम 45 फलस्तीनी मारे गए थे। उस घटना के बाद यह तस्वीर देखते देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई। चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बूते जो
जो बात प्रतीकात्मक तस्वीर से शुरू हुई वह देखते देखते लोगों की निजता के दायरे तक पहुंच गई। भूले नहीं होंगे लोग भारत में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीप फेक तस्वीर के बाद शुरू हुई बहस और विवाद को। इस तरह के मामले अब आए दिन सामने आ रहे हैं। कभी किसी क्रिकेट खिलाड़ी की शादी की फर्जी तस्वीर वायरल होती है तो कभी किसी के रातों रात मालामाल होने या लुटने पिटने की। और इस तकनीकी हिमाकत से ने लैंगिक दुराग्रह को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। बहरहाल आप देखिए, लैंगिक दुराग्रह की चिंता के साथ आकार लेने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तकनीकी वितान आज खासा विस्तार ले चुका है। यह तकनीक जिस तरह घर परिवार में और समाज में दाखिल हो रही है उससे पूरी दुनिया में घबराहट है। इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह मनोवैज्ञानिक है। दरअसल इंटरनेट मीडिया पर जो तस्वीर हम देखते हैं उसका हमारे दुनिया को देखने के नजरिए पर व्यापक असर पड़ता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति का फ्रंट फेस पहले दिन में से छवियों का रोमांच रहा है। यही वजह है कि बात करने की सहूलियत के लिए जो मोबाइल फोन हमारे हाथ आया आज वह कैमरे से आगे के मुकाम पर है। देखते देखते पूरी दुनिया छवियों का एक ऐसा अनंत उत्सव मनाने में जुट गई जिसमें रियल को रील में देखने का सगल हमारे रोजमर्रा में शामिल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर एक औसत यूजर रोजाना 6 घंटे 40 मिनट तक समय गुजारता। इस दौरान आप देखिए तस्वीरें हमारी धारणाओं को नए सिरे से गढ़ती और बदलती है। और आप देखते हैं अगर इंटरनेट ना होता ना तब आपको बेरोजगारी का आलम मालूम चलता। अभी तो कम से कम लोग रील देखकर काम चलाते हैं, अपना रोजगार लिए हुए हैं। धारणाओं के इस बदलाव को गूगल जैसे लोकप्रिय सर्च इंजन रोकने या नियंत्रित करने के बजाय और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बेसर्च नतीजों में तस्वीरों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगे हैं। मसलन अब जब सर्च इंजन पर जाकर कुछ खोजते हैं तो आप टेक्स्ट के साथ तस्वीरें ज्यादा देखने को मिलती हैं। डीप फेक सामग्री को 2014 में सिंथेटिक मीडिया कहा गया और 2023 के मई में जब एआई के जनक कहे जाने वाले जेफरी हिल्टन ने गूगल का साथ छोड़ा तो इस तकनीक की भयावहता को लेकर एक गंभीर विमर्श पूरी दुनिया में शुरू हुआ। हिल्टन ने एआई के खतरों को लेकर कहा, मैं खुद को सांत्वना देता हूं कि यदि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम नहीं किया होता तो कोई और करता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस तकनीक का गलत इस्तेमाल होने या गलत हाथों में पड़ने से कैसे रोक सकते हैं। अपने बेहतरीन कार्यों के लिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार पा चुके हिल्टन का यह कहना आज सच साबित हो रहा है। एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को रोकना असंभव तो होगा ही और तकनीकी का यह नया क्षेत्र दिनों दिन अनियंत्रित और अराजक होता जाएगा। एक और आपको बात बता दूं, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब ये निर्भर आप पर करता है, लोगों पर निर्भर करता है कि वो नेगेटिव वे में उसका उपयोग कर रहे हैं या पॉजिटिव वे में। अब एआई का आप लोग उपयोग भी देख रहे होंगे। चलिए आप लोग बताइए उपयोग क्या क्या हो रहे हैं, एआई का किस तरह से आप लोग फायदा उठाते हैं, नीचे आप लोग लिखिएगा। असल में आज हम बदलाव के एक ऐसे दौर में हैं जब तकनीकी विकास ने मानवीय बुद्धिमत्ता से सीधे सीधे होड़ लेना शुरू कर दिया है। दिलचस्प है कि कोविड महामारी के दौर में लोगों की सेहत पर निगरानी के साथ भारत सहित दुनिया भर की सरकारों द्वारा डाटा संकलन का दौर शुरू हुआ तो मशहूर इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने कहा कि हम सर्विलांस के दौर में आ गए, एक ऐसा दौर जब हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही अज्ञात रूप से नियंत्रित हैं। आज की स्थिति में हरारी अपने साक्षात्कार में कह रहे हैं कि एआई की मौजूदा उपस्थिति और दखल अभी तो अमीबा के रूप में है। वह आप देखते हैं कि वह दौर भी जल्द ही सामने आएगा जब यह अमीबा से डायनासोर बन चुका होगा और तब सब कुछ समाज और सरकारों के नियंत्रण के बाहर आप देखते हैं क्या होगा, बाहर होगा। यूरोपीय इंटरनेशनल पुलिस पहले ही आशंका जता चुकी है कि 2026 तक इंटरनेट पर 90% सामग्री सिंथेटिक होगी। एआई की मदद से तैयार होने वाली ऐसी सामग्री और छवियां फेक और डीप फेक से आगे हमारे सोच विचार का एक ऐसा परिवेश गढ़ेंगी जो पहले दिन से दुराग्रह से भरी होंगी। विगत वर्ष में एआई की ताकत को हम देशों के बीच के जंग के रूप में पहले ही देख चुके हैं। यहां तक कहा गया है कि भविष्य का युद्ध तोप और फाइटर जेट से नहीं बल्कि कंप्यूटर माउस से लड़ा जाएगा। लिहाजा जो लोग एआई के साथ विकसित हुई नई सूक्ष्म तकनीक का इस्तेमाल स्वास्थ्य के साथ शोध और आप देखते हैं अकादमिक क्षेत्रों में क्रांति बता रहे हैं, वे इससे जुड़े अब तक के अनुभव पर गौर नहीं कर रहे हैं। शब्द से लेकर छवि तक पसरे ज्ञान स्रोत की ही सब जब फर्जीवाड़ी की भेंट चढ़ जाए तो उसको लेकर मानवीय संवेदना सरोकारों को लेकर कोई बात करनी ही बेमानी है। यह मौजूदा दौर के साथ आने वाले समय के गले से झोलती एक ऐसी सच्चाई है जिसका निदान विकास और विज्ञान के सीध में आगे बढ़कर नहीं बल्कि मनुष्य के सभ्यतागत विकास के बोध और दिशा पर नए सिरे से विचार करने से संभव होगा। एआई के युग में जन्मी पीढ़ी की चुनौती देख लीजिए। 1 जनवरी 2025 से भविष्य की तकनीक की पीढ़ी जनरेशन बीटा का उदय हुआ है।
2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की पीढ़ी का नाम जनरेशन बीटा है। स्मार्ट डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी, एआई और मशीन लर्निंग जैसे उपकरण इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। इन बच्चों का जीवन न केवल तकनीकी रूप से संपन्न होगा बल्कि पूरी तरह से बदले हुए सामाजिक ढांचे में विकसित होगा। यह पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में पलेगी जहां शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी। एआई द्वारा संचालित व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली बच्चों को उनके कौशल और गति के आधार पर सीखने का अवसर प्रदान करेगी। तकनीकी उपकरणों की भरमार के साथ एक बड़ी समस्या उनकी अति निर्भरता होगी। बच्चों का अधिकांश समय स्क्रीन पर बिताने के से उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक डिजिटल माध्यमों से जुड़े रहने से सामाजिक कौशल में कमी, व्यसन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। और इस पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा खतरा डाटा प्राइवेसी का होगा। जैसे डिजिटल तकनीकें अधिक व्यक्तिगत और गहन होती जाएंगी, वैसे वैसे उनकी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ेगा। एक बच्चा जिस माहौल में विकसित हो रहा होगा वह पूरी तरह से निगरानी और नियंत्रण की संभावना से घिरा होगा। यह देखना जरूरी होगा कि क्या यह पीढ़ी अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता को बनाए रखने में भी सक्षम होगी, या फिर आप देखिए केवल एक डिजिटल प्रोफाइल बनकर रह जाएगी। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह पीढ़ी एक अलग तरह के वातावरण में विकसित होगी। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन संवादों और अनुभव में व्यतीत होगा। ऐसे में वास्तविक दुनिया के सामाजिक संबंधों को बनाए रखना एक चुनौती होगी। प्रत्येक नई पीढ़ी अपने समय की समस्याओं और अवसरों का सामना करने के लिए नए तरीके विकसित करेगी। लास्ट जनरेशन ने युद्ध की त्रासदी को सहा, जबकि मिलेनियल्स ने डिजिटल युग का नेतृत्व किया, और जनरेशन बीटा तकनीकी नवाचारों के साथ साथ मानवता के मूलभूत गुणों को भी सुरक्षित रखेगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि वह अपनी शिक्षा और सामाजिक मूल्यों को कैसे संतुलित करती है। एआई, सुबह से शाम तक एआई की कहानी सुनती हैं। शहरों की सूरत सामान्य की हो पहल, या आप देखिए उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चलिए उसी की बात हो रही है। हर जगह अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण, निकायों की माली हालत, बदतर ड्रेनेज सिस्टम, ठोस अपशिष्ट का लचर प्रबंधन, निर्माण कार्यों में समन्वय नहीं, सुगम यातायात व्यवस्था, तो उसी को लेकर बात हो रही है। इस संगम तीरे ज्ञान का संधान, ये आप देखिए प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है ना, उसी की बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, देख रहे हैं, प्रयागराज को पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।